ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, इसमें देखेंगे, देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको। 4 विकल्प में पहला दिया हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी आप लोग समझते होंगे, जो वायु है, एयर के अंदर जलवाष्प की मात्रा कितनी है, यानी जो एयर है, एयर में जो वाटर वेपर है उसकी मात्रा कितनी है, वो उसको अपन बोलते हैं ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी आप लोगों ने देखा होगी, जैसे बरसात का मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी देखने के लिए ज़्यादा मिलती है। या सिंपली अपन एक पानी की बोतल फ्रिज में से निकाल के बाहर रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो पानी जम जाता है वो ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। तो दूसरा पूछा है उन्होंने कि किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है। तो पहला है जैसे कि अमीटर, अमीटर नहीं आएगा इसका, क्योंकि अमीटर के द्वारा तो हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम मेजर करते हैं, विद्युत धारा को मेजर करते हैं। दूसरा देखा जाए ग्रेविमीटर, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की मात्रा को हम काउंट करते हैं, ठीक है। और बी विकल्प मैनोमीटर दिया हुआ है आपका, अगला जो उत्तर है आपका मैनोमीटर, इसमें आप लिक्विड और जो गैसेस हैं उनका प्रेशर मेजर करते हैं। तो इसमें से आपका बन जाएगा कौन सा, हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है उसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करते हैं। तो थर्ड का आप आंसर बनाएंगे बी, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी, ये क्लियर हुआ आपको, थर्ड का उत्तर बनेगा बी आपका, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर, याद रखना आप, अमीटर का भी पूछ लिया जाएगा, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर, सब याद रखना है। मैनोमीटर जो है लिक्विड और जो गैसेस होते हैं उनका प्रेशर मेजर करने के लिए मेजर किया जाता है, प्रेशर के लिए। चौथा क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिशेष है। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज वेव विच हैव द कॉम्प्लेक्स शिप, जिनकी आवृत्ति परिसर है। तो देखिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासोनिक यानी इनको हम सुन नहीं सकते दरअसल में, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, है ना। तो देखो आपने 3 फ्रीक्वेंसी की सुना होगा, जैसे ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जिनकी 20 हर्ट्ज से कम हो, 0 से 20 हर्ट्ज, राइट, इनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक, ठीक है। और दूसरा है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इनको सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड कहलाता है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है तो उन्हें कहा जाता है अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेस भी आप लोग देखेंगे, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ आप अमूमन देखने के लिए मिलता है, जैसे एक तो समुद्र की गहराई नापने के लिए जो चमगादड़ होता है वो भी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव को भेजता है। दूसरा दूध के बैक्टीरिया उनको नष्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग किया जाता है। शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनको देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, और उसी को कहा जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन क्या बनाएंगे हम लोग, जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20,000 से अधिक है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी, यानी फोर्थ का क्या बनाएंगे हम लोग, सी आंसर बनाएंगे। आगे चले, दूसरा देखिएगा, वनस्पति विज्ञान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप इसमें एक तो अरस्तु आएगा, नहीं अरस्तु का, हाँ अरस्तु का आप लोग ध्यान रखना, बायोलॉजी का पिता पूछा जाता है तो बायोलॉजी, और दूसरा आप देखेंगे जूलॉजी, जूलॉजी, इन दोनों का पिता किसे कहा जाएगा, अरस्तु को कहा जाएगा, ठीक है। दूसरा थियोफ्रेस्टस जो है उसको कहा जाता है वनस्पति का पिता या बॉटनी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, ये ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे चले, डार्विन आर्विन को आप देख लेना, लीनियस। दूसरा है वार्षिक वलय की गिनती से किस पेड़ की आयु, माफ कीजिएगा, वार्षिक वलय की गिनती से किस पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, या पेड़ की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, जैसे आप लोग देखते हैं आज कभी कभी पेड़ कटा हुआ आप लोगों ने देखा हो, तो आप देखते हो पेड़ कटा हुआ होगा तो उसके अंदर इस टाइप से कुछ रिंग मिलती है, दरअसल में इस टाइप से अंदर रिंग्स मिलती हैं दरअसल में, और इस रिंग से पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि निर्धारण करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ों का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे इसका ऑप्शन देखेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन बन जाएगा 6 का ए, ठीक है। डेंड्रोलॉजी जो है झाड़ियों का अध्ययन है, एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान कहा जाता है, जनसांख्यिकी का अध्ययन डेमोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो 6 का बनाएंगे क्या आप लोग, ए, क्लियर इतनी बात। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन है, झाड़ियों का अध्ययन है, ठीक है। और एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान कहा जाता है, और डेमोग्राफी जनसांख्यिकी जिसे अपन बोलते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे अभी कौन सा दिया है उन्होंने, हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए, निम्न में से किसी जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो इसमें आ जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है, साइटोप्लाज्म जो कोशिका और जो आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेल न्यूक्लियस
और सेल के बीच में जो भरा हुआ है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी पूरा ऑल ओवर कहा जाएगा, यानी इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है सेल्स के अंदर टोटल ऑल ओवर मटेरियल कहा जाएगा, उसको अपन बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और कौन सा है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। बिल्कुल है। एसी को डीसी में बदलता है। बिल्कुल है। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है। गलत बात है। ध्यान रखना, इन्वर्टर का काम, इन्वर्टर का मतलब होता है उल्टा करने वाला, एसी को डीसी में बदलने वाला, डीसी को एसी में बदलने वाला। तो ध्यान रखना, एसी करंट जब हमको मिलता है इन्वर्टर को तो वो डीसी में चेंज करता रहता है, बैटरी में स्टोर करता रहता है। और जब लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब विद्युत चली जाती है, तो जाने के पश्चात वो क्या करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। तो कभी भी अगर इन्वर्टर से लाइट जल रही है तो उसको ऐसा नहीं मान के चलना है कि डीसी करंट है, वो उतना ही डेंजरस है, वो एक प्रकार का एसी करंट ही है। तो इसमें आ जाएगा कौन सा आपका, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है एसी वोल्टेज को, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल से ए बी, हाँ ऑप्शन डी अपन बनाएंगे। ठीक है, तो एट्थ का क्या बना लेंगे आप लोग, डी। क्लियर होता जा रहा है इतना, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अधिक ऊंचाई पर बढ़ता हुआ व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, थकान के कारण। अच्छा क्वेश्चन है। गति बढ़ाने के लिए, ऐसा है क्या, तो नहीं बढ़ा सकते। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, ग्रेविटी पॉइंट बीच में आ जाता है तो इससे स्थायित्व बढ़ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास बनाने के लिए क्या है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा होती है जब पर्यावरण प्रदूषण से संयोग करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। एसिड रेन सुना है आपने, एसिड रेन, तो एसिड रेन में पीएच वैल्यू कितनी हो जाती है, लगभग लगभग जो पानी का है पीएच पीएच वैल्यू आप देखेंगे 5.5 से लेकर 6.5 और अप्रॉक्स 7 के बीच में, यानी हम इसको बोल सकते हैं 5.5 से 7 के बीच में जब वैल्यू आ जाती है तो उसे अपन बोलते हैं एसिड रेन। क्लियर है। वैल्यू 6.6 भी मिल सकती है, 6.5 भी मिल सकती है, यानी 5.5, 6.5, लगभग 7 से नीचे, यानी हम इसको बोलेंगे 5.5 से और 7 के बीच में, जो उसे कहा जाता है एसिड रेन। होता है ऐसा, एसिड रेन अमूमन यही है कि जब पहली बारिश होती है तो आपने देखा होगा घर में हम लोग, ये कहा जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, उससे दिक्कतें हो सकती हैं, पॉल्यूशन वाला इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम लोग साल भर क्या जलाते हैं सब, SO2 मतलब जीवाश्म ईंधन जलाते जा रहे हैं लगातार, और वो सब एकत्रित होता जाता है, और जब जल के साथ क्रिया करता है तो वो जो सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जल के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिड बना लेती है। तो इसमें SO2 देखा जाए, सल्फर डाइऑक्साइड, और NO2 भी है, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑप्शन क्या बनाएंगे 10th का, बी ऑप्शन बनेगा इसका, 10th का बी। क्लियर होता जा रहा है, ऐसे चलने दें अपन लगातार, चलिए वेरी गुड। अगला देखिएगा, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल है। तो देखिए केंद्रक जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, वो वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, केंद्रका है नहीं इसमें, केंद्रका है न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस भी नहीं है। राइबोसोम आप लोगों ने सुना होगा। तो 11th का आंसर क्या बनाएंगे हम लोग, सी बना लेंगे। 10, तो इसको राइबोसोम को ध्यान रखना, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको, हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 की ओर, क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 12 की ओर देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही क्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सही क्रम है, प्रश्न 12 में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है सभी के पास, चलिए इसमें निम्न में से कौन सा सही क्रम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, डाइटम, क्रिस्टसाई, हेरिंग, क्रिस्टसाई, हेरिंग, क्रिस्टसाई, डायस, हेरिंग, डाइटम, हेरिंग और क्रिस्टसाई। तो इसका ऑप्शन सी बनाएंगे आप लोग। पहला क्या आएगा, डाइटम, फिर आएगा हेरिंग, फिर आएगा क्या, क्रिस्टसाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आरएनए में डीएनए की में उपस्थिति स्थान पर क्या होता है। तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमिन के स्थान पर क्या होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका यूरेसिल। तो 13 का क्या बनाएंगे आप, डी। ठीक है, चलिए 14 का देखें, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टिया बर्नार्ड शॉ इनका नाम है, ये चित्रकार भी हुआ करते थे अपने आप में, बर्नार्ड शॉ। ठीक है, तो अब 14 का हम लगाएंगे सी। अगर भारत में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किसने किया था, भारत में प्रथम बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था डॉक्टर वेणुगोपालन ने,
डॉक्टर वेणुगोपाल, वेणुगोपाल। ठीक है, भारत में बात की जाए, भारत में पहली बार, या भारत में ऐसा क्वेश्चन बना ले हम लोग इसको, भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो उसमें आएंगे आपके डॉक्टर वेणुगोपालन। ठीक है, चलिए अगला देखें हम लोग इसमें। तो इसका बनाएंगे आप 14 का सी। अब देखिएगा, रक्त में कौन सा घटक रक्त धक्का रोगी के रूप में कार्य करता है? विच कंपोनेंट इज ब्लड एक्ट एंटी क्वेगुलेट। तो इसमें जो होता है रक्त में थक्का जमाती कौन सी? फाइब्रोनिजिन प्रोटीन होती है, एक प्रकार की, जो क्या करती है, वो एक जाल बना लेती है। ठीक है, और उसमें से जो हमारी जो रक्त की कणिका होती है बाहर नहीं निकल पाती हैं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक थकता नहीं है? तो कौन सा आ जाएगा आपका? ग्लाइकोजिन। क्लियर है? प्रश्न 16 को क्या देखेंगे हम लोग? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, तो ग्लाइकोजन से यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है और पर्याप्त मात्रा में उसको एनर्जी प्राप्त होती रहती है। तो हम 16 का क्या बना लेंगे? बी। मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी फैक्चुअल क्वेश्चन है, 33 निकल कर आती है। सतत विकास की व्याख्या पहली बार कब की गई थी? तो 1987, ब्रेंडन आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, तो कब है ये? 1987 में पहली बार की गई थी। तो कौन सा है? ब्रेडलैंड आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। श्वसन की क्रिया में किसके द्वारा, श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा आ जाएगा आपका पहला क्वेश्चन? 19 का देखिएगा, 19 श्वसन की क्रिया किसको? हाँ, सिंपल सा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा है, सिंपल सा। 19 का सी, शायद क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया होगा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। मानव त्वचा क्या है? ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो मानव त्वचा क्या है, ध्यान रखना आप लोग। मानव त्वचा के विषय में कहा जाए तो किसे बोलते हैं हम लोग? मानव त्वचा। मानव त्वचा, ध्यान, कई बार ऐसा होता है कि बोल देते हैं कि मानव त्वचा, मानव त्वचा के विषय में कहा जाता है अमूमन कि मानव त्वचा एक ऑर्गन है। ध्यान रखना, इसके लिए पढ़ते हैं ना आप लोग इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो मानव त्वचा जो है वो एक प्रकार का अंग है। ठीक है, आपने सुना होगा गोल्डन चावल एक प्रचुरतम होता है, स्रोत है। ठीक है, तो गोल्डन चावल में क्या पाया जाता है? अधिकतम मात्रा। गोल्डन राइस इज एन एबुडेंट सोर्स, विटामिन ए का सोर्स है। अच्छा, गोल्डन चावल जो है। ठीक है, अब देखते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बीटी कॉटन वगैरह बना रहे हैं सब। अगला है आपका 22, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर बताइएगा 22 का 22, आंध्र प्रदेश। कौन सा आ जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा बनेगा इसका? आंध्र प्रदेश। ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है, बताओ क्या मिलता है? ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिएगा अगला, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये पीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। तो 24 का क्या रखेंगे आप लोग? आयोडीन ही मिलेगा, वैसी बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग इसमें। अगर यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है तो बच्चा कम वजन का है, अत्यधिक वजन वाला बच्चा है, और इनमें से सामान्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, लाल पीली हरी पट्टी होती है, तो पीली पट्टी का वजन किससे आता है? कम वजन का बच्चा। ठीक है, तो 25 का क्या लगाएंगे आप लोग? कम वजन का बच्चा। निम्न में से कौन सा सतत विकास या धारणी विकास सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन की सुनिश्चित करता है? तो SDG 4, SDG 7 या SDG 6? तो ये आप लोग याद रखना, इसका SDG 6 है, जिसमें किसकी बात कही गई है? जल और स्वच्छता की उपलब्धता बात की गई है कि पृथ्वी पर सभी को क्या जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो SDG कौन सा आ जाएगा आपका? 6। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अम्ल की आवश्यकता होती है? तो इसको प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 फैक्चुअल है, तो इसका याद रखना। आप क्या बनेगा? 20 का सी। और ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या बनाएंगे इसका? यानी 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 20 अमीनो एसिड हमको चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। विटामिन ई जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग? सौंदर्य का विटामिन भी कहेंगे। निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो सहायक वसा को बोलेंगे क्या? वसा तो अपने आप में आहार है। हमको देखो बहुत घुमाने की बात की गई इसमें। निम्न में से यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑक्सिलरी फूड्स? तो ध्यान रखना, विटामिन है जो क्या कहा जाता है? सहायक आहार है ये। फैट अपने आप में है, हार्मोन्स है नहीं, प्रोटीन अपने आप में आहार है, लेकिन हम सहायक आहार की सहायक ऑक्सिलरी फूड की बात की है, तो उस कौन सा कहलाएगा आपका? विटामिन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शर्करा का वर्ग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसका उत्तर सीधा बनेगा क्या? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब एक, ये बोलेंगे तो मोनो का मतलब क्या निकल कर आता है? एक। तो क्या बनेगा आपका? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को डिवाइड कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते। क्वेश्चन भी यही पूछा है उन्होंने, कैसी कौन सी जो ग्लूकोज है, शर्करा है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो मोनो मतलब एक है। सतत विकास के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से स्तंभ है सतत विकास के? देयर आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक। तो ऑप्शन क्या बना लेंगे आप इसका? बी। संतृप्त वसा में उच्च आहार को निम्न में से किसे जोड़ा जा सकता है? मतलब आप खाना खा रहे हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वसा खा रहे हो, फैट खा रहे हो, ज़्यादा घी खा रहे हो, तो कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी आपको? किडनी विडनी तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये बुलिमिया एनेक्सिया ये कुछ भी नहीं है। ये क्या आएगा? सीधा सीधा कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मतलब ब्लॉकेज आने लगेंगी। ठीक है, जैसे हार्ट की समस्या आजकल देख रहे हो आप लोग कि जो नई उम्र के जो 30-32 साल की उम्र है उनको हार्ट अटैक की समस्या आने लगती है। सिकल सेल अनीमिया किस भाग से संबंधित है? तो आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है? हस्तिया के आकार का हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? आरबीसी से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र में होता है, तो यह है 21वां, इसीलिए 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे भी मनाते हैं हम लोग। ध्यान रख, 21 मार्च को, 21 ऑफ मार्च को, 21 मार्च को, 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। तो हम डे भी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 21वां है, 21 मार्च को मनाते हैं, नाम है सीधा। आगे चलें, कौन सा लिंग सहलग्न रोग है? विच जेंडर हैज सहलग्न डिसीज? हीमोफीलिया, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएगा। इसको हीमोफीलिया के बारे में जानते हो आप लोग? ये क्वेश्चन अभी आएगा एक। हीमोफीलिया जो है ना, इसको बोलते हैं अपन एक शाही रोग भी कहा जाता है। मतलब ब्रिटेन की महारानी है, उनको ये रोग है, तो अब शाही लोग हैं उनको रोग है, तो उसी के आधार पर इसको क्या बोल दिया है? शाही रोग बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसका 35 का क्या बनाएंगे आप? बी बनाएंगे। ठीक नहीं हो सकता? हीमोफीलिया ठीक हो सकता है? बताओ। रतौंधी वो कौन सा बोलते हैं, वो सुना है एक और आपने? कौन सा? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चाहो कि व्यक्ति है, वर्णांधता है, उसको उसको ठीक करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारी जो रेटिना होता है उसमें 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, और हर रंग को देखने के लिए 7 प्रकार की कौन शेप सेल्स हैं? ये रेटिना है। पीछे वाला पोर्शन जो रहता है रेटिना, आई का पीछे वाला पोर्शन है रेटिना, तो रेटिना में जो है उसमें 7 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, और हर रंग को देखने के लिए वो एक सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। अब रेटिना में क्या है, 2 टाइप की सेल्स नहीं है, मतलब 7 कलर होते हैं, और उसमें मान लीजिए ग्रीन और रेड सेल्स नहीं है, तो आप रेड और ग्रीन कलर नहीं देख पाओगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो हीमोफीलिया से पीड़ित, माफ कीजिएगा, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता से पीड़ित पीड़ित व्यक्ति जो है वो किन 2 रंगों को नहीं देख पाता है? तो रेड और ग्रीन, उसकी जगह उसको ब्लैक दिखाई देगा। कभी आप लोग जैसे टेस्ट कराया गया, मेडिकल टेस्ट कराया गया, उसके सामने स्क्रीन रखी गई, आपको बताओ ये कौन सा कलर है? अब रेड पर आ जाएगा, जैसे मान लीजिएगा ब्लू पर आया तो आप बता दोगे, ठीक है, येलो पर आ गया बता दिया, जैसे ग्रीन आएगा तो बोलोगे सर इस जगह दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, तो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलो, हालांकि पीएससी बीएससी में तो ये समस्या नहीं आएगी। चलो आगे चले हम लोग। इसमें क्या हो जाता है, देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हाशिए का आकार का हो जाता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो शहडोल से प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखना इसको। किसे शाही रोग कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, विच इज कॉल्ड द रॉयल डिसीज, तो क्या बोलेंगे हम इसको? हीमोफीलिया। तो किसको है?
कैसी डिसीज है ये? जेनेटिक डिसीज है, ध्यान रखना, आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसीज है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? आनुवांशिक रोग भी बोल रहे हैं, आनुवांशिक रोग। और स्पीड बढ़ाएंगे आप, चलने दें ऐसी? अच्छा, आराम से, ठीक है। संरक्षण के संदर्भ में WWF का अर्थ है वन्य जीव संघ, बिल्कुल नहीं, फेडरेशन नहीं है, फंड भी नहीं है। हाँ, अच्छा, वर्ल्ड 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 वाइल्ड फोरम, सी, वर्ल्ड वाइल्ड फंड मतलब कोष है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? WWC का विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 1918 में महामारी जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा गया था, किसके कारण हुई थी? H1N1 इन्फ्लुएंजा, ये अभी भी आ जाता है कभी कभार, है ना, मुर्गियों वगैरह में सुना हुआ आपने। ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्य में संचारित होते हैं क्या कहलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। एंडेमिक, एपिडेमिक, दूसरा विश्वव्यापी रोग, ग्लोबल डिसीज जैसे कोविड आया था। जूनोटिक रोग, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको? जूनोटिक। पशु मतलब क्या? आप देखते हो, आप कभी जाते हैं, हम लोग इसको देखते हैं ऐसे, जैसे जू वगैरह में जाते हैं, तो जू में कौन रहते हैं? पशु, एनिमल ही तो है एक प्रकार से। चलो आगे देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इबोला से सर्वाधिक प्रभावित देश था, तो कौन सा है? लाइबेरिया। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा है, शायद 16-17 पीएससी में आ चुका है एक बार। पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? पाश्चुरीकरण क्या लुईस पाश्चर के द्वारा क्या किया गया था? यानी दूध को एक टेम्परेचर पर गर्म किया और गर्म करने पर अचानक ठंडा कर दिया, तो उसके अंदर के क्या कीटाणु है, जितने भी है कीटाणु जितने भी हैं वो सब खत्म हो गए। तो दूध का कीटाणु नाशन के लिए। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या है? बताओ। 44। जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, पूंछ जीवाणु बिल्कुल नहीं है, नवनिर्माण बिल्कुल नहीं, विषाणु को संक्रमित करने वाला वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया 44, क्या बनेगा? बी, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, हाँ सही है, बिल्कुल है। कौन सा बना लेंगे हम लोग बैक्टीरिया का? 44 का बैक्टीरियोफेज पूछा है ना, डी बनेगा इसका जहां तक है, बैक्टीरियोफेज का। हाँ, तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु कौन सा है? हाँ, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु जो होता है उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को में परिवर्तित करते हैं, किसको? केमिकल एनर्जी में बनाते हैं C6H12O6, यानी कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं C6H12O6, ग्लूकोज बनाते हैं एक प्रकार से। थियोफ्रेस्टस किसके लिए जाने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अभी डिस्कस किया था हमने। 46, संस्कृति पर कोई काम किया उन्होंने, जानवरों पर उनके लेखन से संबंधित? बिल्कुल नहीं। अगर इस पर भी आ जाता है जानवरों का तो अरस्तु लगाना, आपका भी ऐसा बनता है। तो सीधा आएगा पौधे पर उनके प्रमुख लेखन पर, ही हिज मेजर राइटिंग ऑन प्लांट्स, ऑप्शन क्या बनाएंगे? सी। तो 46 का क्या बन जाएगा? सी। 47 की बात कर लें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोसेफ लिस्टर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी, बिल्कुल नहीं है ये। देख लेते हैं आगे, और भी सुमेलित नहीं है। जोसेफ ई साल्क, बिल्कुल है ना, ई साल्क ने क्या बनाया था? पोलियो का वैक्सीनेशन किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, एंटीबायोटिक है। एडवर्ड जेनर ने क्या बनाया था? वो छोटी माता हो जाती है उसके लिए वैक्सीनेशन तैयार किया था एडवर्ड जेनर ने। तो जोसेफ लिस्टर कुष्ठ रोग का उपचार नहीं किया है इन्होंने। ये क्या है? जोसेफ लिस्टर एक ब्रिटेन के एक सर्जन है, ठीक है। अल्बर्ट साबिन को किसके विकास के लिए जाना जाता है? चेचक का टीका बनाया था, हाँ, अल्बर्ट साबिन। सतत विकास के लक्ष्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। इसमें 20 लक्ष्यों 180 टारगेट हैं क्या? नहीं। इसमें इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। हाँ, 48 का ए है, 48 अल्बर्ट साबिन, चेचक का टीका नहीं, चेचक का टीका नहीं, स्मॉल पैक्स नहीं, पोलियो का टीका। हाँ, इसका 48 का बी बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए, सतत विकास के लक्ष्यों में 49 देखिएगा। सतत विकास के लक्ष्यों में इसमें 20 लक्ष्य 180 टारगेट हैं, नहीं है। इसमें
इसे सितंबर 2015 न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। तो ये बिल्कुल अपनाया गया था कब, यानी सेकंड सही है, यानी केवल दो सही है। इसका ऑप्शन क्या बनाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन बनाएंगे आगे। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, फिजियोलॉजी मतलब कार्की का अध्ययन, एम्ब्रोलॉजी भ्रूण का अध्ययन, मार्कोलॉजी क्या बन जाएगा 50 का सी, फिजियोलॉजी मतलब कोई अंग कैसे कार्य कर रहा है, एम्ब्रोलॉजी भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, मार्कोलॉजी हम बात करेंगे जंतु की बाहरी आकृति बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए निम्न में से असत्य कथन को सुनिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954 1954 मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये सही बात है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र गुलमर्ग हिमाचल जस्ट अपोजिट हो गया, ये कहाँ है, तमिलनाडु में जाके, तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है, तो ये गलत माना जा रहा है गुलमर्ग हिमाचल में, ये गलत है। ये कहाँ पर है बताइएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे आप लोग, तमिलनाडु, हिंदी में लिख देता हूं तमिलनाडु, नाडु का कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम, बाकी सब सही है। काकरापारा कहाँ है आपका, गुजरात। और ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1960 सिंह भूमि झारखंड में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ये बी गलत है, हमसे भी गलत पूछा गया था, तो ये हमको बताएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे चले। 51, अब आ जाओ 54 पर, 52। निम्न में से एक असत्य कथन को चुनिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, सही बात है। दूसरी, 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चंद्रयान मिशन चंद्रयान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, सही बात है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा रेंज से प्रक्षेपित किया गया था, बात सही है। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला केरल में स्थित है। केरल में क्या ये, कहाँ पर है, केरल में नहीं है, दिल्ली बिल्ली के आसपास है क्या, कि मद्रास में है ना, तो इसका बनाएंगे क्या, केरल का देखेंगे तो किस में आएगा ये, मद्रास में। केरल में ना होते हुए ये गलत हो गया यहाँ पर, तो क्या बनाएंगे हम लोग, मद्रास। मद्रास कहाँ पड़ती है, क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, मद्रास, चेन्नई नया नाम है क्या, चलो फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, वही वाली बात है। 53, संचार उपग्रहों में रखा गया है किसको, जियोसेंट्रिक ऑर्बिटल्स। तो 53 का क्या बना लेंगे हम, बी। एक भू स्थिर उपग्रह स्थापित किया जाता है, कहां पर स्थापित करते हैं, भू स्थिर, भूमध्य रेखा पर स्थित एक शहर के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह किसी भी ऊंचाई पर, तो भूमध्य रेखा पर स्थित करेंगे, भू स्थिर। ठीक है, 54 का बी। तो इसका भी बनाएंगे, 53 भी कौन सा है आपका, बी, और ये भी कौन सा है, बी। ठीक है, चलिए 55 देखें। भारतीय अनुसंधान अनुसंधान संगठन को पहले किसके नाम से जाना जाता था, तो सीधा उत्तर देख लो इसमें, इनकोस्पार है। कब बनाया गया था, 1962 में, फिर बाद में मॉडिफाइड कर दिया गया था इसी को, तो 1962 में बनाया गया था इनकोस्पार, दैट इज मॉडिफाइड इनटू किसमें, इसरो में मॉडिफाइड कर दिया गया था। तो पहले किस नाम से जाना जाता था, इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। तो 55 का क्या बनाएंगे हम लोग, बी बनाएंगे। चलिए आगे चले, 55 इसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका, 56, 56। निम्न में से इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है, दिखाई दे रहा है आपको, सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो इसका क्या बना लेंगे हम लोग, सी। तो 56 का क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछो, बताओ, क्लियर इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो कौन सा आ रहा है इसके बाद, 57, मानव शरीर अम्लीय सा, चलो निम्न का मिलान करें। मानव शरीर 7 से, अच्छा पीएच वैल्यू पर कौन कितने पे काम करता है, तो मानव शरीर काम करेगा कितने पर, 7 से, मतलब मानव शरीर के लिए पीएच वैल्यू ना न्यूट्रल होनी चाहिए, नाइदर बी एसिडिक नॉर बी बेसिक, ना तो एसिडिक ना ही अम्लीय वर्षा। जब मुख में अम्लीय वर्षा 5 से कम, अच्छा 5 से कम, ठीक है,
जब मुंह में दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। तो ये किस पे आ जाएगा, ये 5.5 से कम। रुको एक मिनट, मानव शरीर 7 से 8 है, अम्लीय वर्षा 5.5 से लगभग लगभग जाती है उसी पर, और जब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है 5.5, यानी ये बनेगा इसका ये और इसका ये। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी फॉर बॉम्बे आ रहा है, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए और थर्ड का बी आ रहा है। चलो इसका बी फॉर बॉम्बे बना लीजिएगा। 58 हॉट स्पॉट निर्धारित करने के लिए प्रमुख मापदंड हैं, जैविक वृद्धि, इंटरेक्शन नेटवर्क प्रावधान, स्थानिक प्रजातियों की संख्या और खतरे में डिग्री, एंडेमिक, ये सी। 58 निम्न में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते, वेल में नहीं होते हैं दरअसल में, है ना, वो इसीलिए ऊपर आती है सांस लेने के लिए। निम्न में से कौन सा अंग और अंग में उपस्थित मांसपेशियों का सही सुमेलित है, 60 का। देखो धारीदार और अनैच्छिक ऊपरी भुजा, हृदय अनैच्छिक और अरेखित चिकनी मांसपेशियां, जांग धारीदार और स्वैच्छिक। ये ऑप्शन क्या बना लेंगे हम इसका, डी। धारीदार और अनैच्छिक आंत में है, अनैच्छिक भी किस में आएगा, आपका हृदय में है, और धारीदार स्वैच्छिक जांग में स्वैच्छिक होती है, तभी तो हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। दांतों पर बनने वाली पट्टिकां किससे बनी होती हैं, भोजन के कण, लार, मुंह के अम्ल और बैक्टीरिया। तो इसका बना लेंगे 61 का डी, यानी 60 का भी डी है और 61 का भी डी वाला ऑप्शन बनाएंगे आप। भोजन के कण, फूड पार्टिकल, स्लाइवा, ओरल एसिड और बैक्टीरिया। मानव भ्रूण का हृदय धड़कना शुरू कर देता है लगभग 40 दिन, निकाल लो इसमें कितने आ रहे हैं, 4 चौके 16, चौथे सप्ताह में, और मतलब 40 दिन, लगभग 40 दिन, मतलब 35 के आसपास मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका ए बना लीजिएगा आप। किसके विकास, हाँ, निम्न में से कौन सा लवण मानव की हड्डियों में अधिकतम, कैल्शियम फास्फोरस दिख रहा है आपको कहीं, इसका रासायनिक सूत्र याद है आपको, फॉस्फेट, CaPO4, CaPO4, कैल्शियम फास्फोरस। तो ऑप्शन क्या बनाएंगे, 63 का ए। चलिए आगे चले, इनमें से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है, क्या करना चाहिए हमको, हाँ, आवासों को संरक्षित करें, शिकारियों से छुटकारा पाए, प्रजनन के मौसम के दौरान, प्रजनन के मौसम के दौरान जनगणना प्रजातियां, बीमारियों के खिलाफ प्रजातियों का टीकाकरण करें, डी ऑप्शन ए वाला, आवासों को संरक्षित करें, हाँ सही बात है बिल्कुल। और हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल कंजर्वेशन, यानी 68 का, यानी उनके लिए आवास उपलब्ध होंगे तभी तो वो। निम्न में से कौन सा हीमोफीलिया नामक वंशानुगत बीमारी से ग्रसित, निम्न में से कौन हीमोफीलिया नामक वंशानुगत बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें पुरुष दिखाई दे रहा है आपको, महिला और महिलाओं के द्वारा विभक्त। तो इसमें वाहक कौन होता है हीमोफीलिया का, महिलाएं 65। वाहक जो होती है हीमोफीलिया का वाहक जो रहेगा वो कौन सा है आपका, महिलाएं। अच्छा, निम्न में से कौन हीमोफीलिया नामक वंशानुगत बीमारी से ग्रसित है, हाँ मेल में हो जाता है, महिलाएं और पुरुषों द्वारा व्यक्त, ओके, एक्सप्रेस बाई वो, हाँ ट्रांसफर महिलाओं के द्वारा होता है और जो पुरुषों में दिखता है। 66 का देखिए, निम्न का मिलान करें, कंठमाला, क्षय रोग, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कंठमाला सुना है आपने, वो वायरस से होता है, मम्स वायरस, गलसुआ फूल जाते हैं बचपन में, जो 8-10 साल की उम्र में हो जाता है। तो पहले का क्या बनाएंगे, ए। क्षय रोग किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, बिल्कुल सही बात है। बेरी बेरी किसकी वजह से हो जाता है, एक मिनट रुकना, क्षय रोग किसके, जीवाणु की वजह से, पेचेस लग जाते हैं किसकी वजह से, प्रोटोजन एंड टमीबा हिस्टोलिटिका, ये नाम याद रखना पेचेस लगने का, ठीक है। अच्छा कौन सा नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, कंठमाला वायरस आएगा इसका, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ अभी इसको, अरे अब दिख रहा है प्रॉपर,
इसमें थोड़ा सा देख ले, रब नहीं हो रहा। देखो, कंठमाला, कंठमाला वायरस से होता है, क्षयरोग होता है जीवाणुओं से, और पेचिस हो जाता है प्रोटोजोन से। प्रोटोजोआ में याद रखना आप लोग, एक नाम है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है हिस्टोलिटिका। बारिश के मौसम में बहुत घूमता है ये, इसलिए बारिश में धोकर चीज़ों को खाना चाहिए, पानी भी गर्म पीना चाहिए। और बेरी बेरी किसकी कमी से हो जाता है? थायमिन की कमी से। तो फर्स्ट का A3, बी का सेकंड आ रहा है C4, ठीक है, और D1 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बना लेंगे हम इसमें? ए। तो 66 का क्या बनाएंगे हम लोग? 66 का ए। चले आगे, अच्छा क्वेश्चन था ये। 67, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता। कितनी गलत बात बोल रहे हैं भाई, बताओ। विटामिन, दूध को कहा जाता है कंप्लीट फूड। भले ही आप दिन भर कुछ मत खाओ, शाम को 1-2 लीटर दूध पी लो, काम चल जाएगा उससे। तो ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, 66 का क्या बना लेंगे आप लोग? ए। विटामिन सब पाया जाता है दूध में। ध्यान रखना, दूध के विषय में कहा जाए, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको, संपीट कंप्लीट फूड जो कहा जाता है वो किसे बोलते हैं हम लोग? दूध को बोलते हैं, ठीक है। देखो, छोटा बच्चा जो होता है उसको दिन भर दूध पिलाते रहो, कोई पोषण की आवश्यकता नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता स्तनधारी वर्ग के जीवों में नहीं है? स्तनधारी में कौन कौन सा नहीं है? दूध उत्पादक स्तन ग्रंथियां बिल्कुल होती हैं, तभी तो उन्हें कहा जाता है क्या? स्तनधारी। झिल्लीबद्ध नाभिक वाली कोशिकाएं बिल्कुल होती हैं। देखो, हमारे अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं हम लोग, है ना। पृष्ठी खोखली तंत्रिका रज्जु, डोर्सल हॉलो नर्व, कोशिका झिल्ली में काइटिन नहीं होता, काइटिन नहीं होता हम लोगों में, तो क्या आ जाएगा? बाकी सब है, ये डोर्सल वॉर्सल खोखली होती है, तो इसमें क्या नहीं रहता? डी। काइटिन किस में रहेगा फिर? जो नहीं, जो कॉकरोच वॉकरोच वाले आते हैं दरअसल में, जिन्हें कहा जाता है अर्थोपोडा, अर्थोपोडा बोलते हैं उनको, कॉकरोच, कॉकरोच वाली जो प्रणाली आ जाती है, सब में काइटिन रहता है। एक झिल्ली रहती है ना ऊपर, दिखाओ, पंख वगैरह जो रहते हैं। चलिए आगे देखें, कौन सा क्वेश्चन हो गया? 68। आगे चलें, कौन सा? 69। निम्न में से किसे डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है? युगतम जीव का जीवित रहना, अस्तित्व के लिए संघर्ष, कमजोर और मजबूत हमेशा एक निश्चित अनुपात बनाए रखते हैं, विभिन्न जातियों अनुवाद से उत्पन्न होती हैं, इनमें से कोई नहीं। यही ऑप्शन ए। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस। डायनासोर खत्म हो गए, थोड़ा संघर्ष कर लेते तो हो सकता था कि एक डायनासोर भी, मतलब डायनासोर भी आज होते। आने वाले समय में हम पर भी ये समस्या रहेगी, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और जो टेम्परेचर को सहन कर लेगा वो जीवित रहेगा, बाकी निपटते जाएंगे। हीरो और ग्रेफाइट की रासायनिक प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हीरे का घनत्व ग्रेफाइट से अधिक होता है क्या? बताओ। होता है, बिल्कुल होगा। दूसरा, हीरा रासायनिक रूप से अक्रियाशील होता है, जबकि ग्रेफाइट कुछ तत्वों के साथ हल्की प्रतिक्रिया करता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों बिजली के उत्कृष्ट सुचालक हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो गलत निकाल लो इसमें से, ये दोनों सही है ना। उपरोक्त कथनों में से कोई गलत नहीं है, तो गलत सी है, ध्यान रखना। बिजली का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट की जो रिंग बनती है वो हेक्सागोनल रिंग बनती है, और डायमंड की कैसी बनेगी? टेट्राहेड्रल बनेगी। तो डायमंड का जब जब बॉन्डिंग आती है तब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता डायमंड के पास, जबकि ग्रेफाइट के पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, और डायमंड नहीं कर पाता। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? आपने सुना होगा किसी के तालू गायब हो जाना, कान नहीं है, पता चला, देखा है आपने, कान नहीं है, तो क्या होता है? उसमें जीन एक की जगह टुकड़ा टूट कर जुड़ जाता है दूसरी जगह, तो उस जगह करेक्टर को शो नहीं कर पाता, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्त परिवर्तन बोलते हैं। जैसे आपने देखा, ये जीन है, ये टुकड़ा गायब हो गया है ऐसे, तो आगे पीढ़ी में वो करेक्टर शो नहीं होगा, तो इसे, इस घटना को, ये टूटने को ही कहा जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जो पहले से चेंज होता है पहले वाली चीज़ों से। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? विच इज ऑफ द दीज इज द इन्फेक्टियस डिसीज? इन्फेक्टियस डिसीज बोल दो या कम्युनिकेबल डिसीज बोल दो, एक ही बात है। उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मुझे है, आपको हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मधुमेह, डायबिटीज मुझे है, आपको होगी क्या? नहीं, वो तो इंसुलिन की कमी से होती है। कैंसर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
ट्यूबरोक्लोसिस जरूर है। और ट्यूबरोक्लोसिस को फैलाता कौन, एक बैक्टीरिया सुना है आपने, बताओ? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस, ट्यूबरोक्लोसिस, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सिंपल बोल दो टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस। पहले बड़ी बीमारी हुआ करती थी, बहुत एक बीमारी थी ये, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक डॉट प्रणाली आई, उसने पूरा खत्म कर दिया। अब किसी को टीबी हो भी जाती है, अगर मान लीजिएगा कितने बोलते हैं 2 हफ्ते या 4 हफ्तों के बाद लगातार खांसी, 2 हफ्ते के लगातार खांसी है तो क्या हो सकता है, टीबी हो सकती है। भारत में MCF कहाँ स्थित है, वेयर इज द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MCF लोकेटेड इन इंडिया, भोपाल में है क्या, दोनों जगह है, ठीक है। हासन कहाँ पड़ता है, कर्नाटक का एक जिला है हासन, बिल्कुल किनारे पर। तो क्या बना लेंगे इसका, डी। निम्न में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, ब्रह्मोस, बताओ, आकाश, नाग, तो 74 का क्या बनाएंगे आप, सी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र के मुंबई में, बार्क, ध्यान रखना इसका स्थापना ध्यान ध्यान देख लेना क्या है। अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से कौन सा है, देखो प्रधानमंत्री जी है ना, अभी कौन थे, उनका नाम क्या था जो अध्यक्ष थे उसके, जब रो रहे थे, जब नहीं गया था, क्या नाम उसका, उनका, अच्छे से व्यक्ति हैं, भले से व्यक्ति हैं, उनको भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है अभी, देखो उनका नाम अभी याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, सिंपल सा नाम है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है। निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकता है, मानव जनित कचरे को जलाना, नहीं, ठोस अपशिष्ट को कम करना, पानी की बर्बादी को कम करना, ये तीनों कारण नहीं आ सकते, डी कारण आ जाएगा, ज़्यादा कम से कम क्या जलाओ, पेट्रोल डीजल कोयले का उपयोग कम करो, ठीक है। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कब भेजा था, 2008 को, ठीक है। कोवैक्सीन किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद कहाँ चले हम लोग, एस्ट्रोजेनेका ने बनाई क्या, नहीं। सुदूर उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, निम्न में या मध्यम में, निम्न में, अच्छा, रिमोट सेंसिंग होते हैं वो, हाँ, नज़दीक करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की है, 16 जुलाई 1929, 16 जुलाई 1929। इसरो की विपणन शाखा है एंट्रेक्स, चलो। ISDC का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु, चलो। सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला किस विभाग में आता है, अंतरिक्ष रक्षा में आएगा, परमाणु विभाग में डालो इसको, परमाणु विभाग 84, स्पेस है, अच्छा हाँ यार, स्पेस में आएगा क्योंकि इनका उपयोग तो कहाँ होता है, स्पेस, बिल्कुल है। इसका बिल्कुल हटाकर कौन सा लगाएंगे हम लोग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये कंडक्टर वंडक्टर सब किस में उपयोग किए जाते हैं, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हैं, तो इसी में आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। निम्न में से किन क्रियाकलापों में भारतीय संवेदन IRS का प्रयोग किया जाता है, फसल की उपज का आकलन करना, भौम जल संसाधनों का स्थान निर्धारण करना, दोनों में है, बिल्कुल है। खनिज अन्वेषण, दूरसंचार नहीं है, यातायात अध्ययन नहीं है, तो पहला कौन सा आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 1 2 और 3, ध्यान रखना, जो चौथा दूरसंचार वगैरह यातायात के अध्ययन में शामिल नहीं है। आगे चलें, पूर्णिमा क्या है, रिएक्टर। सबसे भारी उपग्रह कौन सा है, GSAT 11। आसमान प्रोटेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, डी।
भारत में तृतीय स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी? 17। पहली कब लाई गई थी? 83। तो पहली है 1983, सेकंड है 2002 और नई कब लाई गई है? 2017 में। तो ध्यान रखना पहली कब घोषित हुई थी। इस समय ध्यान रखना प्रधानमंत्री कौन थे वो भी आप लोग देख लेना उसको। 1983। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कौन सी बीमारी का उन्मूलन किया गया था? अच्छा, कौन सी बीमारी सम्मिलित नहीं है? कौन सी नहीं है? मलेरिया नहीं है या टेटनस? अच्छा, मलेरिया नहीं आएगा, ठीक है, ये सब दिया जाता है बच्चों को, डीडीटी। मंगल दिवस योजना मंगलवार से संबंधित नहीं है, मतलब रक्तदान से संबंधित नहीं है ये, बाकी सब संबंधित है। आगे चलो। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना किस वर्ष से प्रभावी है? 92। 92 का क्या उत्तर बनना चाहिए भाई? बाल उपचार योजना 2011 से। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। जोवावैक्स कोरोना वैक्सीन किस देश द्वारा विकसित की गई थी? कनाडा। बहुत बढ़िया। 93। पंख अभियान का संबंध किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई थी? इंदौर में। बिल्कुल है। प्लाज्मा की जरूरत कब पड़ी थी? अभी कोरोना हुआ था, उसमें प्लाज्मा थेरेपी करते थे लोग। तो कौन सा है? इंदौर में। सुमन कार्यक्रम का संबंध किससे है? हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा हाँ, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेनिंग। देखो 96 का सी। अगला देखो कौन सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की विभिन्न योजना एवं उनके प्रारंभ संदर्भ के असत्य का चुनाव कीजिएगा। लालिमा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? लालिमा बताओ। 16। ठीक है। ममता अभियान 2015। लाड़ो अभियान शुरू नहीं हुआ है दरअसल में, 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में है। लाड़ो अभियान का देखना आप लोग एक बार क्या है ना। अंतरा क्या है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, ये ध्यान रखना। अंतरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार का कितना है? ये ध्यान रखना, केंद्र सरकार की योजना है, एनआरएचएम जिसको बोलते हैं, है ना। केंद्र सरकार का योगदान ज़्यादा है इसमें। डॉक्टर वॉक्टर जो अभी आजकल देख रहे हो आप हॉस्पिटल में मिलने लगे हैं, तो इसमें 75% तो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और 25% कौन है? राज्य सरकार है। अगला क्वेश्चन देख लो। जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के कार्य हैं प्राथमिक उपचार करना, बिल्कुल है। गांव के एक व्यक्ति को जन स्वास्थ्य रक्षक हेतु प्रशिक्षित करना, बिल्कुल सही है। महिला को कार्यकर्ता की प्राथमिकता देना, बिल्कुल है। और यानी सारे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका? डी। क्लियर है? चलो, तो आज आप लोग इतना तैयार करके आओ। काफी अच्छा पेपर था। पीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे, साइंस से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो इतना पढ़ के आओ आप लोग आज अगला पेपर। ऑल द बेस्ट है। हाँ, पहले 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, पहले 3 क्वेश्चन में दिक्कत थी, कोई बात नहीं, मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। आवाज नहीं जा रही थी उसमें, ठीक है। देखो, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइट ऑब्टेन फ्रॉम द सन एंड स्टार्स। तो नाभिकीय संलयन आता है इसमें, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर हीलियम का बड़ा परमाणु बना लेते हैं, और जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन एक होता है, फिजन विखंडन। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो पेन बोलेंगे, पैरो एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, राइट। तीसरा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा आएगा इसमें? अमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर। तो इसमें सीधा सा है, हाइग्रोमीटर आता है, बी। तो थर्ड का क्या बना लेंगे आप लोग? बी। बाकी अमीटर, मीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर सब याद रखना। पराभव सर्व तरंगे कौन सी तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से
ज़्यादा होगी, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी। ध्यान रखना जो अल्ट्रासाउंडिक वेव होती है ना उनकी जो शेप होती है वो भी छोटी होती है। ठीक है भाई, तो आज इतना तैयार करके आओ आप लोग, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। चलिए।